हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। और पिछली क्लास में हम लोग जो है अमीबा में पोषण और पैरामीशियम में पोषण वाले टॉपिक को पढ़ लिया था। उसमें हम अमीबा के फिगर को भी ड्रॉ किया था और उसके बाद हम उसमें देखे थे एक पॉइंट को कि अमीबा कैसे जो है भोजन को ग्रहण करता है, क्योंकि अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है और उसमें न तो मुंह होता है, उसके पास न तो पाचन तंत्र होता है, फिर भी वो भोजन ग्रहण करता है और भोजन को खाता है बच्चों। तो आज की क्लास में स्टूडेंट हम देखने जा रहे हैं मनुष्य में पाचन तंत्र। और आज की क्लास का जो फिगर है और जो भी कुछ आज पढ़ाया जाएगा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएमपी लगा लीजिए, अभी से फिक्स कर लीजिए, क्योंकि यूपी बोर्ड में 7 पेपर बनते हैं आपके साइंस के, और इस 7 पेपर में किसी भी पेपर में आ सकता है और हो सकता है वो पेपर आपके पास हो। पिछले 2-3 वर्षों से लगातार 5 नंबर का यह क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 नंबर का, और 1-2 नंबर का क्वेश्चन साइड से भी दूसरे क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाता है। इसका फिगर ड्रॉ करने के लिए आता है स्टूडेंट, इसलिए रिक्वेस्ट है आप लोगों से इसका फिगर बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी फिगर हैं वो अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके यहां स्क्रीन पर है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की हेडिंग डाल लीजिएगा स्टूडेंट, मनुष्य में पाचन तंत्र। मनुष्य में जो पाचन तंत्र होता है वो क्या होता है, तंत्र क्या है, मतलब ये तंत्र वाला नाम कैसे आया। तो पहले हम यहां पर क्लियर कर दे स्टूडेंट। तो जैसे जब 2 या 2 से अधिक जो अंग होते हैं जब आपस में मिलते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो मानव होता है, मानव भी जो होता है क्या होता है, उसमें जो पाचन तंत्र होता है बच्चों, उसमें बहुत सारे अंग जो है मिलते हैं और तब जाके पाचन तंत्र का निर्माण होता है। जैसे माउथ है, उसके बाद हमारा स्टमक है, लीवर है, और उसके बाद छोटी आंत है, बड़ी आंत है, अग्नाशय है। तो ये सारे अंग जो है कंबाइंड करके पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। अभी बच्चों काफी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम हमारे बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम मनुष्य के पाचन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये ऑलरेडी हमारे लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी किए हम फिगर को डिस्कस करते हैं। फिर से एक बार हम आपको पाचन की परिभाषा बता दें क्या होता है। जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ देते हैं। यानी हम यहां पर ये भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं कि जटिल कार्बनिक पदार्थ को रासायनिक पदार्थ की सहायता से सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हेडिंग दिया है और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए इस फिगर को आप ड्रॉ कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस फिगर को ड्रॉ कर लीजिएगा, या फिर बुक में फिगर है आप उसको ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। हम जैसे ये चैप्टर खत्म होगा ना तो इस फिगर की शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको कि कैसे 5 मिनट के अंदर हम पूरे फिगर को बना लें और उसका नाम भी लिख लें। आपको इस फिगर को बनाने में हो सकता है आधा घंटा 1 घंटा भी लग जाए, बट हम ऐसी ट्रिक आपके बीच में लाएंगे जिसमें आप केवल 5 मिनट में आप फिगर को ड्रॉ करेंगे, उसका नाम लिख लेंगे। तो अभी वेट करिए, अभी कंटिन्यूअस पहले लॉन्ग टर्म को पढ़ते रहिए। तो ये हमारा पूरा का पूरा पाचन तंत्र वाला जो भाग है बच्चों। अब इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं, हम मनुष्य में जो पाचन तंत्र होता है उसका सबसे पहला भाग होता है मुख गुहा, यानी माउथ वाला भाग, यानी मुख गुहा जो अंदर वाला भाग होता है जहां पर दांत और हमारा जीभ होता है, ठीक है। तो मुख गुहा, उसके बाद उसमें कर्णमुख जो है, सॉरी उसमें लाला ग्रंथि, ठीक है। आपकी बुक में लिखा होगा लाला ग्रंथि, हालांकि उसको लाल ग्रंथि कहते हैं, उसको बना लीजिएगा, ठीक है। तो लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं, और ये लाल जो ग्रंथियां होती हैं वो कितनी होती हैं, 3 होती है स्टूडेंट। लाल ग्रंथियां कितनी होती है, 3 होती है। तो एक तो कर्णपुरुष ग्रंथि है, एक अधोजीवा और अधोहनु होती है। अधोजिह्वा व अधोहनु, तो ये 3 लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये 3 लाल ग्रंथियां जो होती हैं हमारे मुख में लार का सिक्रीशन करती हैं, लार का स्रावण करती हैं, और ये जो लार होता है हमारे भोजन को जो है चिकना बनाता है, साथ में भोजन का पाचन जो है स्टार्ट कर देता है। मतलब कि जो हमारा मंड होता है वो यहीं पर क्या होने लगता है, पचने लगता है। हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो पाचन की क्रिया मानव में कहां से प्रारंभ हो जाती है, पाचन की क्रिया मानव में इस माउथ में, यानी जो मुंह है, मुख गुहा, उसी में क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। अब आपके दिमाग से एक कॉन्सेप्ट निकाल लीजिए कि पाचन हमारे पेट में, यानी पेट से स्टार्ट होता है।
ऐसा बिल्कुल गलत है। पाचन की क्रिया हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाती है, यानी मुंह से स्टार्ट हो जाती है। तो मुख गुहा में आपने क्या देखा स्टूडेंट, आपने देखा कि जो माउथ होता है हमारा, उसमें मुख गुहा मतलब जो अंदर का भाग, उसमें दांत, जीभ, ठीक है, ये भी हेल्प करते हैं भोजन में, आगे हम पढ़ेंगे। उसके साथ साथ लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, और ये जो लार ग्रंथियां होती हैं कितनी होती हैं, 3 होती हैं, कर्णपुरु ग्रंथि, अधोजिह्वा, अधोहनु, ठीक है, ये 3 ग्रंथियां होती है। इसके बारे में हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बस इतना पढ़ लीजिए, क्योंकि ये आगे 11th में मिलेगा, तो इसलिए डिटेल्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इतना ही है और मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो कर्णपुरु ग्रंथि और अधोजिह्वा, अधोहनु, ये 3 ग्रंथियां होती हैं, जिसको हम लार ग्रंथि कहते हैं, और ये मनुष्य में लार का श्रावण करती हैं, जिससे फूड में जो लार होता है वो मिलता है और भोजन का पाचन प्रारंभ कर देता है। साथ में ही भोजन को आसानी से फिसलने में मदद भी करता है, ठीक है। तो लार का ये काम भी हो गया। और उसके बाद जो है जो लार होता है, सॉरी, जो भोजन होता है वो हमारे ग्रसनी में प्रवेश करता है। ग्रसनी मतलब जो ये हमारे गले वाला भाग है, वो इसको हम जो पाइप अंदर जाती है जो वहां होती है ग्रसनी। देखिए, जो ग्रसनी होती है स्टूडेंट, वो फूड को ले जाने का काम करती है, लेकिन उसी के बगल में ट्रैकिया होता है, ठीक है, जिसको हम श्वास नली कहते हैं, ठीक। तो वो जो श्वास नली होती है और ये जो ग्रसनी वाला भाग होता है, ठीक है, सॉरी, ये जो ग्रसिका वाला भाग यहाँ पर दिखाई, जो पाइप दिखाई दे रही है, तो यहाँ श्वास नली और ये जो ग्रसनी, ये दोनों क्या होते हैं, अलग होते हैं। जो ग्रसनी आगे चल के किसमें खुलती है, ग्रसिका में खुलती है, यानी हमारा भोजन का रास्ता वो अलग है, और जो हमारा सांस लेने वाला रास्ता है वो अलग होता है स्टूडेंट। यानी दोनों अलग अलग रास्ते होते हैं, जो कि एक एपिग्लॉटिस द्वारा, ठीक है, जिसको हम घाटी ढापन करते हैं, उसके द्वारा क्या होता है, अलग होता है। कहां से, श्वास नली और ये जो ग्रसनी वाला भाग यहां पर दिखाई दे रहा है, यही वाले भाग में श्वास नली और भोजन की नली दोनों क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, ठीक है। क्यों अलग होती है, क्योंकि जो भोजन की नली उसमें भोजन जाता है, श्वास नली में केवल सांस मतलब हमारा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, ट्रांसफर होता है। तो ये किसके द्वारा रोका जाता है, तो एक घाटी ढापन होता है। जब हम भोजन खाते हैं तो उस दौरान श्वास नली को ढक लिया जाता है, ताकि भोजन हमारी श्वास नली में न चला जाए और भोजन कहां जाए, भोजन इस ग्रसिका में प्रवेश कर जाए। और जब हम सांस की क्रिया मतलब जब हम श्वसन करते हैं, तो उस दौरान हमारा जो श्वसन होता है, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, वो ऑक्सीजन हमारे स्टमक में कभी नहीं जाता, मतलब यहां, ठीक है। अगर चला भी जाता है तो डकार के माध्यम से बाहर आ जाता है। इन द केस अगर चला भी गया, वैसे जाता नहीं है, अगर चला भी गया तो डकार लेते ना, उसके माध्यम से वो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो जब हम सांस की मतलब जब हम श्वसन करते हैं, तो उस दौरान जो घाटी ढापन होती है वो किसको ढक लेती है, इस ग्रसिका वाले भाग को, यानी जो भोजन की नली है उसको जाकर क्या करती है, वो ढक लेती है, ठीक। तो जो ऑक्सीजन होता है वो कहां चला जाता है, श्वास नली में चला जाता है बच्चों, ठीक है। तो आपको समझ में आया, ग्रसनी वाले भाग में घाटी ढापन पाया जाता है, जो कि ग्रसिका और श्वास नली दोनों भाग को क्या करता है, सेपरेट करता है, अलग करता है, ठीक है। किसके द्वारा अलग करता है, घाटी ढापन द्वारा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ठीक। ये जानकारी के लिए बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। हम जब आप राइट करवाएंगे तो वही एग्जाम में मोर देन सफिशिएंट होगा, ठीक। तो अब ये भोजन जो होता है इस ग्रसनी के बाद यहां पर प्रवेश करता है ग्रसिका में, जिसको भोजन की नली भी कहते हैं। यहां भोजन की नली से ये जो भोजन होता है, या ग्रसिका जिसको हम कहते हैं इसोफेगस इंग्लिश में, इस रास्ते से होते हुए भोजन चला जाता है अमाशय में। अमाशय में पाया जाता है बच्चों HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजन, ठीक है, जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो ये भोजन का पाचन जो होता है अमाशय में, पहले तो मुख गुहा से स्टार्ट होता है, तो अमाशय में प्रोटीन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर तो माउथ में किसका पाचन स्टार्ट हुआ था, स्टार्च का, है ना, मंड जिसको कहते हैं। अमाशय में किसका हो गया, प्रोटीन का। तो यहाँ पर भोजन हमारा जैसे ही पहुंचता है तो वहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतनी खतरनाक एसिड होती है कि अगर वो हमारी स्किन पर भी गिर जाए तो हमारा स्किन क्या हो सकता है, उससे उसको बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि एसिड होता है और खतरनाक एसिड है। तो हमारे स्टमक कैसे बच जाता है इस एसिड से, तो हमारे स्टमक को बचने के लिए अंदर जो है बाइकार्बोनेट यानी HCO3 प्लस श्लेष्मा होता है। ये आवरण जो होता है ये क्या करता है कि ये जो अमाशय है इसके ऊपर एक पतला सा लेयर बन जाता है, जिससे HCl यहां पर निकलता है और यहीं पर रह जाता है। इस अमाशय वाली दीवार को वो नुकसान नहीं पहुंचाता। इन द केस कभी वो पहुंचा भी दिया तो एक बीमारी होती है जिसको अल्सर कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, अल्सर कहते हैं, ठीक है। तो HCl जो है हमारे स्टमक में मिलता है और पेप्सिनोजन होता है। उसके बाद जो है, जो यहां आपको लीवर दिखाई दे रहा होगा, यानी जिसको यकृत के नाम से जानते हैं,
यह यकृत जो होती है यह पित्त रस का स्रावण करती है, जो पित्ताशय में जाकर एकत्रित होता है। किसका स्रावण करती है बच्चों? पित्त रस का स्रावण करती है, जो कहां एकत्रित होता है? पित्ताशय में बच्चों एकत्रित होता है। और उसके बाद ये पित्त रस जो होता है यह कहां? ग्रहणी वाले भाग में छोड़ा जाता है, ग्रहणी वाले भाग में छोड़ा जाता है। साथ में उसके नीचे यहीं पर अग्नाशय होता है, जिसको हम निषिद्ध ग्रंथि के नाम से जानते हैं। और यह अग्नाशय जो है कुछ पाचक एंजाइमों का स्रावण करता है, और ये पाचक एंजाइम और ये पित्त रस आपस में मिलते हैं और ये प्रवेश कर जाते हैं कहां पर? ग्रहणी से अग्र क्षुद्रांत और फिर क्षुद्रांत में। ठीक है, भोजन हमारा इस स्टमक से होते हुए कहां पर चलाता है? इस छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है। जब छोटी आंत, मतलब ये छोटी आंत देख रहे हैं यहाँ पर, छोटी आंत कहने को छोटी है लेकिन ये बहुत लंबी होती है, मतलब लगभग ये 6 से 7 मीटर लंबी होती है बच्चों। और उसके बाद यहां पर जो है भोजन का पूरा पाचन जो होता है बच्चों, वो कहां होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक है, और क्योंकि भोजन जो पाचक एंजाइम होते हैं अग्नाशय से और पित्त रस निकलता है, और कुछ एंजाइम जो है छोटी आंत से भी रिलीज होते हैं, पूरा का पूरा भोजन जो पचता है हमारा, वो कहां पचता है? छोटी आंत में पचता है स्टूडेंट। ठीक है, और उसके बाद जो अपचा भोजन है, यानी जो भोजन पचता नहीं है स्टूडेंट, वो भोजन कहां प्रवेश करता है? बड़ी आंत में। ठीक है, वो कहां प्रवेश करता है? बड़ी आंत में। ठीक, तो बड़ी आंत के भी कई भाग थे, लेकिन हमने यहाँ पर बड़ी आंत लिख दिया है ऐसे ही, ताकि आपको उतना प्रॉब्लम ना हो, आपके लेवल तक इतना ही सफिशियंट है। तो छोटी आंत के 3 भाग हैं, ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत, जिसको तीनों को मिलाकर छोटी आंत कहते हैं। इसी प्रकार से बड़ी आंत के भी भाग होते हैं। ठीक है, ठीक, तो अब उसके बाद हम आगे बात करेंगे उसके जो अपचा भोजन है यहाँ पर अंधनाल में प्रवेश करता है। कहां प्रवेश करता है बच्चों? अंधनाल। यहाँ पर फोकस करके आपको दिखाई दे रहा होगा, जो अपचा भोजन है इस रास्ते से होते हुए अंधनाल में प्रवेश करता है। उसके बाद फिर वो बड़ी आंत में, मतलब ये अंधनाल किसका हिस्सा हो गया? वो बड़ी आंत का हिस्सा हो गया। तो बड़ी आंत कहने को बड़ी है, ये केवल इसका जो चौड़ाई होता है बड़ी होता है, इसलिए बड़ा होता है, इसलिए इसको बड़ी आंत मतलब बड़ा नाम दिया जाता है। छोटी आंत में उसकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? पतली होती है, इसलिए इसको छोटी आंत कहा जाता है। ये कहने को बड़ी है, लेकिन इसकी जो लंबाई होती है वो 2 ही मीटर के आसपास होती है, लेकिन छोटी आंत की लंबाई जो है 6 से 7 मीटर होती है। ठीक है, तो भोजन हमारा अपचा भोजन, जो पच जाता है वो नहीं, अपचा भोजन जो है अंधनाल में प्रवेश करता है, और अंधनाल में प्रवेश करके बड़ी आंत से होते हुए वो कहा जाता है मलाशय में, और उसके बाद गुदा द्वारा वो कहां हो जाता है? बाहर शरीर से निकल जाता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? हम उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये फिगर का ओवरव्यू थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। अगर थोड़ा बहुत ही समझ लिए आप लोग तो बहुत समझ लिए, मतलब थोड़ा बहुत ही समझे ना तो बहुत समझ लिए, क्योंकि हम एक एक हेडिंग को डिस्कस करेंगे आगे। दो वरी आपको कोई चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है कि सर आपने इतना जल्दी जल्दी पढ़ा दिया, हमको समझ में नहीं आया। बट आप वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिए, और नहीं समझ में आए चिंता मत करिए, हम एक एक हेडिंग को आगे जब हम वीडियो प्रोवाइड कराएंगे आपको, तो एक एक हेडिंग को हम वहां पर डिस्क्राइब करेंगे। एकदम फाइनली आपको एकदम सब कुछ समझ में आ जाएगा, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब पहले इस फिगर को हमने केवल आपको बताया कि फिगर में क्या क्या, मतलब मानव का जो पाचन तंत्र होता है वो किस किस भाग में क्या क्या होता है बच्चों। लेकिन अब जो है असली, मतलब जो वीडियो का स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहां से स्टूडेंट। पहला हेडिंग मनुष्य में पाचन डाल के आप फिगर ड्रा करेंगे। उसके बाद पाचन के चरण, पाचन के कितने चरण होते हैं बच्चों? 5 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, 5 चरण होते हैं। 5 चरण में पहला होता है अंतःग्रहण। अब फिर से स्टार्टिंग से सुन लीजिए ये पूरे प्रोसेस को। अंतःग्रहण यानी मनुष्य अपना भोजन उठाता है और मुख के अंदर रख लेता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? अंतःग्रहण करते हैं। ठीक है, अंतःग्रहण करते हैं। दूसरी क्रिया स्टार्ट होती है पाचन की। पाचन वह क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है। यह क्रिया हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जाती है, यानी हमारे यहां से मुख से प्रारंभ होती है। तो जैसे ही हम भोजन को मुख के अंदर रखेंगे तो उस दौरान दांत उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगा, और उसके बाद जो लार ग्रंथियां हैं जो हम आपको 3 बताए हैं, ये लार ग्रंथियां जो है लार का सिक्रेशन करेंगी, जिसमें जो मंड को पचाएगा, और उसके साथ साथ हमें जो भोजन होता है हमारा वो क्या हो जाएगा? श्लेष्मा के कारण वो क्या हो जाएगा? आसानी से फिसलकर आगे की तरफ बढ़ने लायक हो जाएगा। ठीक है, तो ये भोजन का जो पाचन कहां पर स्टार्ट हो जाता है? हमारे मुख में ही प्रारंभ हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो अब यहां पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको बता दें हम कि लार ग्रंथि जो होती है, यहां पर लार ग्रंथि से निकलने वाला जो श्रावण होता है वो लगभग एक दिन में 1.5 लीटर होता है। ठीक है, एक दिन में 1 से 1.5 लीटर होता है। वो डिपेंड करता है कि किस एज का वो आदमी है। वैसे अगर हम कहें कि एक नॉर्मल मनुष्य है तो मतलब कुछ 20 से 30 साल 40 साल की उम्र के लोग हैं तो उनमें 1.5 लीटर तक लार का श्रावण होता है। ठीक है, हर दिन।
और पूरे जीवन काल का एक मनुष्य का निकाल दिया जाए तो 3 स्विमिंग पूल भर दिया जा सकता है। मतलब इतना लार हम सिक्रेट करते हैं कि 3 स्विमिंग पूल भर दिया जा सकता है। ठीक है, तो अपने आप में एक बड़ा नंबर है। तो ये तो थोड़े बहुत फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए हमारे बॉडी के बारे में। अब जो भोजन, हाँ एक चीज और याद रखिएगा, कर्णपुरु ग्रंथि, जब यहां पर वायरस का इंफेक्शन होता है तो ये ग्रंथि फूल जाती है। कर्णपुरु ग्रंथि जो होती है, जब यहाँ पर वायरस का इंफेक्शन होता है तो उस दौरान ये ग्रंथि फूल जाती है। जब ये फूलती है तो बीमारी होती है जिसका नाम होता है गलसुआ, यानी गाल जो होता है हमारा सूज जाता है, इसलिए इसका नाम होता है गलसुआ, जिसको इंग्लिश में मम्स के नाम से जानते हैं। ये वायरस के कारण होता है बच्चों। ठीक है, उसमें कौन सी ग्रंथि सूज जाती है? कर्णपुरु ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में पैरोटाइड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। अब लार से मिक्स हुआ पूरा का पूरा भोजन जो है यह हमारे ग्रसनी में प्रवेश करता है। जैसे ग्रसनी वाले भाग में आता है, एपिग्लॉटिस की सहायता से जो होता है भोजन किसमें प्रवेश कर जाता है? ग्रसिका में, यानी भोजन नली में। भोजन नली से होते हुए भोजन कहां पर प्रवेश करता है? अमाशय में। अमाशय में पाया जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत ही खतरनाक एसिड होता है। साथ में इसमें पाया जाता है पेप्सिनोजन। ये दोनों भोजन को पचाने में बड़ा मदद करते हैं। HCl भोजन को सड़ने से बचाता है और हमारे साथ जो हम भोजन खाए हैं उस भोजन में जो भी बैक्टीरिया है, वायरस या कोई भी अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, यह HCl जो होता है उसको मारने का काम करता है। ठीक बच्चों, उसके बाद भोजन यहाँ 3 से 4 घंटे तक रहता है। उसके बाद भोजन आगे की तरफ प्रवेश करता है, लेकिन उससे पहले जो हमारा यकृत होता है, यहाँ से पित्तरस का स्रावण होता है और पित्तरस जो निकलता है पित्ताशय में एकत्रित होता है और पित्त नलिका होती है जिसकी सहायता से वो छोटी आंत में छोड़ दिया जाता है। छोटी आंत के किस भाग में? ग्रहणी वाले भाग में छोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है। ठीक है, अग्नाशयी रस जिसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं और ये भी एंजाइम कहां प्रवेश कर दिया, मतलब छोड़ दिए जाते हैं? इस ग्रहणी वाले भाग में, जिसको इंग्लिश में ड्यूडेनम कहते हैं, यहां पर छोड़ दिए जाते हैं। अब ये भोजन जो है एंजाइम के साथ आ जाता है छोटी आंत, मतलब कि इस बड़े वाले हिस्से में, जिसके छोटी आंत के कितने भाग है? ग्रहणी, अग्र, क्षुद्रांत और क्षुद्रांत, यानी ये छोटी आंत के भाग हैं। यानी कि पाचक एंजाइम यानी पित्तरस और अग्नाशयी रस जो है भोजन मतलब छोटी आंत में छोड़ दिए जाते हैं, जो भोजन का पूरा पाचन करते हैं। यानी छोटी आंत कहने को छोटी है, ये 6 से 7 मीटर लंबी होती है और भोजन का संपूर्ण पाचन जो होता है वो कहां होता है बच्चों? छोटी आंत में होता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, अवशोषण की। जब हमारा भोजन पच जाता है स्टूडेंट, जब हमारा पूरा का पूरा भोजन पच जाता है तो उस दौरान भोजन का अवशोषण किया जाता है। अवशोषण का मतलब होता है कि अब भोजन हम क्यों खाते हैं? क्योंकि ताकि वो हमारे ब्लड में जाए, है ना, हमारे सेल को मिले। तो उस दौरान ये जो छोटी आंत है, अगर इसका फिगर, जैसे अगर छोटी आंत का ये वाला भाग बना तो छोटी आंत में छोटे छोटे इस तरीके से क्या पाए जाते हैं? अंगुली जैसी संरचना होती है जिसको हम विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विलाई कहते हैं। ठीक है, विलाई के नाम से जानते हैं। अंगुली जैसे प्रबट होते हैं छोटे छोटे इस छोटी आंत के अंदर वाली दीवार पे, तो इससे हम क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। विलाई जो होता है भोजन का अवशोषण करता है, मतलब जो भोजन का रस होता है, जैसे भोजन पच गया, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बता दें आपको, जैसे होता है ना कि आप कभी फल की दुकान पर गए होंगे और फल जूस पिए होंगे, तो आपका किसी भी फल का, जैसे आप मौसमी का जरूर पिए होंगे, तो उस दौरान क्या होता है कि जैसे ही मौसमी डाल जाते हैं तो उसके बाद उस मशीन को चलाता है। जब मशीन को चलाया जाता है तो उस दौरान रस निकलता है, वो रस हम उसको पीते हैं, बाकी वेस्ट बाहर निकल जाता है। सेम जो भोजन हम खाते हैं वो पूरा भोजन हमारे शरीर को के लिए मतलब इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत सारे अनवांटेड चीजें भी होती हैं। तो उस अनवांटेड जो पदार्थ होते हैं उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। बाकी उसमें से जो जूस होता है उसी जूस को निकाला जाता है, और उस जूस को निकालने का प्रोसेस कहां से स्टार्ट हो रहा है? हमारे मुख से स्टार्ट हो रहा है। और पूरा का पूरा प्रोसेस कहां कंप्लीट होता है? हमारी छोटी आंत में बच्चों। छोटी आंत में पूरा पाचन होता है, और जब वो पाचक रस बाहर निकल जाता है तो वो पाचक रस जो होता है विलाई द्वारा क्या किया जाता है? उसको अवशोषित कर लिया जाता है, खींच लिया जाता है। और अवशोषित करके यहीं पर इसके साथ ही ब्लड वेसल्स जुड़ी होती है। कौन जुड़ा होता है इससे? ब्लड वेसल्स जुड़ी होती हैं, और ये ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो हमारे पूरे शरीर में उस पाचक रस को, यानी जो भोजन का रस है वो पूरे शरीर में फैला दिया जाता है। ठीक है, समझ गए? पूरे शरीर में क्या किया जाता है? हमारे ब्लड के रास्ते से पूरा जो हमारा भोजन होता है, भोजन का रस होता है, विलाई द्वारा अवशोषित करके हमारे पूरे शरीर में फैला दिया जाता है। अब अवशोषण की क्रिया आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। अब अगला पॉइंट हमारा है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण मतलब इंग्लिश में इसको एसिमिलेशन कहते हैं। स्वांगीकरण के प्रोसेस को समझ लीजिए आप लोग। स्वांगीकरण का प्रोसेस का मतलब ये समझ लीजिए। अब भोजन जो है, जो भोजन का रस है बच्चों, वो तो चला गया कहां पर?
वो चला गया है ब्लड वेसल्स में। जब वो ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिनियों में चला गया तो हम क्या रक्त वाहिनियों के लिए भोजन खाए थे? नहीं, हम अपनी सेल को देने के लिए भोजन खाए थे। जब हम अपनी सेल को देने के लिए भोजन खाए थे बच्चों, तो वो भोजन अब सेल को मिलना भी चाहिए। तो पतली पतली नलिकाएं यानी कि जो बड़ी सी मोटी सी नलिका होती है, हमारे ब्लड वेसल्स की जो नलिकाएं होती हैं, उस नलिकाओं से छोटी छोटी नलिकाएं निकलती हैं जो हमारे सेल को भोजन देने का काम करती हैं। यानी हमारा जो पाचक रस है, मतलब जो भोजन का रस है जो ब्लड में चला गया था किस क्रिया द्वारा? अवशोषण क्रिया द्वारा। अब वो भोजन का रस जो है स्वांगीकरण क्रिया द्वारा कहां जाएगा? सेल के पास जाएगा और सेल उसको खाएंगी, उसके बाद डिवीजन करेंगी और हमारे शरीर को पूरी तरीके से इम्यून करके रखेंगी, सही करके रखेंगी। ठीक है, कौन है इस क्रिया में, मतलब भोजन किस सेल को किस क्रिया मिलता है? स्वांगीकरण की क्रिया में होता है। अब लास्ट हेडिंग आती है यहां पर उत्सर्जन बच्चों, यानी एक्सक्रीशन। अब आपको पता है अपचा भोजन, अपचा भोजन जो होता है वो हमारी बड़ी आंत में प्रवेश करता है। जैसे कि हमने अभी फल का एग्जांपल लिया था, तो फल के साइड में आप देखेंगे तो एक साइड जो है जूस निकलता है, दूसरे साइड जो होता है जो अनवांटेड चीज उसमें होती है वो सब निकलती है। तो जो अब जो अनडाइजेस्ट हुआ, जो पचा नहीं है ना, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो भोजन कहां प्रवेश करता है? अंधनाल में करता है बच्चों। कहां करता है? अंधनाल में प्रवेश करता है। यानी अंधनाल बड़ी आंत का हिस्सा है। ठीक है, अंधनाल में प्रवेश करता है। और आपको बता दें बड़ी आंत में कोई भी पाचन नहीं होता, बल्कि यहाँ पर जल और दवाइयों का अवशोषण होता है। ठीक है, जल और दवाइयों का अवशोषण होता है। तो अंधनाल में ये भोजन प्रवेश कर जाता है। उसके बाद ये बड़ी आंत में आगे की तरफ बढ़ते हुए ये पहुंचता है कहां पर? मलाशय में, है ना, मलाशय में। और उसके बाद हमारे शरीर से गुदा द्वारा इसको क्या किया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस था बच्चों। आज पूरे फिगर को हमने समझाया आपको। हेडिंग कौन सी थी हमारी? मनुष्य में पाचन तंत्र। और एक पॉइंट यहां पर दिखाई दे रहा होगा सर, कृमि रूप परिसेचिका क्या है बच्चों? तो ये एक अवशेषी अंग है, अवशेषी अंग है जिसको इंग्लिश में अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। नॉर्मली बीमारी हो जाती है बहुत सारे लोगों को। अपेंडिक्स क्यों होता है? क्योंकि जो अपचा भोजन आता है कभी कभी ना इसमें यानी कृमि रूप परिसेचिका में प्रवेश कर जाता है। ऐसी स्थिति में ये अपेंडिक्स यानी जो कृमि रूप परिसेचिका यानी यह अंग है, ये फूल जाता है, जिसे डॉक्टर काटकर निकाल देते हैं। ये हमारे शरीर में इसका कोई काम नहीं होता, यह अवशेषी अंग है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में ये हमारे शरीर से विलुप्त हो जाएगा। तो अब ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। लिखने का काम आगे एक एक हेडिंग समझाएंगे हम, जो आगे क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास कैसी लगी? डाइजेशन सिस्टम के बारे में आपने क्या समझा? और बच्चों बता दें, अगर आपको यह वीडियो एक बार में नहीं समझ में आया तो दूसरी बार जरूर देखिए, समझ में आएगा। अब तक आपने जितना भी डाइजेशन सिस्टम पढ़ा था, पाचन तंत्र पढ़ा था, सबसे बेस्ट तरीके से आपको पढ़ने को मिला होगा। और उसके एक एक पॉइंट को डिस्कस किया। और जब आप 11वीं की क्लास में जाएंगे ना, तो और भी ब्रॉड पढ़ाया जाता है उसमें। ठीक है, उसमें से कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर बताए हैं आपको, फिर भी बहुत ब्रॉड पढ़ाया जाता है वहां पर। तो बच्चों पहले आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। आप इस फिगर को बहुत बार प्रैक्टिस करिए और वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए आपको, ताकि याद हो जाए एक एक पॉइंट कि कहां पर क्या होता है। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही थी बच्चों। अब हमें बताएंगे, आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। सारे लोग अगर देख रहे हैं तो आप एक क्वेश्चन बताइएगा हमको कि स्टार्च के परीक्षण के लिए, मतलब कि किसी भी पत्ती में मंड है या नहीं है, या भोजन के रूप में पौधे मंड बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, इसके लिए किस विलेन का प्रयोग करते हैं, मतलब किसका किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में। और आज की क्लास कैसी लगी ये भी बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।